इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुबह वह जमींदार नींद से उठा। रह रहकर उस लड़की की याद आ रही थी। इसलिए नहीं कि उसे जान से मार दिया था, बल्कि इसलिए कि वो लड़की बला की खूबसूरत थी। टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट जलाई और लंबा कश लेते हुए उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई और थोड़ा हैरान हो गया। उसके कमरे का दरवाजा खुला ही था। उसे अपने बाथरूम से आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो। वह हैरान होकर बाथरूम की ओर गया। आधे खुले दरवाजे से झांक कर देखा तो एक लड़की बाथरूम में नहा रही थी। शावर का ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही उसका गोरा बदन सिहर उठता था। काफी खूबसूरत थी लड़की। शायद उसके नौकरों ने अपने मालिक के लिए एक और लड़की का इंतजाम किया था। कुछ देर तक वो उस लड़की का गोरा पानी से भीगा हुआ बदन निहारता रहा और बिना आवाज किए बाथरूम के अंदर गया। उसके गीले बालों को हाथ से एक तरफ कर धीरे से उसके गोरे भीगे हुए नाजुक कंधों को अपने होठों से चूमते हुए कहा, किसी अप्सरा की तरह सुंदर हो तुम। जमींदार की ये बात सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखकर मानो उस जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये वही लड़की थी जिसे जान से मारने के लिए कल रात जंगल ले जाया गया था, पर उसका बदन, कल मुरझा हुआ बदन काफी निखर चुका था। जो कल तक सूखे पेड़ की तरह दिखाई दे रही थी, वो लड़की जैसे फिर से तरोताजा हो गई। पर एक रात में इतना फर्क? उसने लड़की को नीचे से ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम ठीक कैसे हो गई? वो लड़की अपने मुंह में चिंगम की तरह कुछ तो चबा रही थी। जमींदार की बात सुनकर उसने अपने मुंह में पकड़ी वो चीज बाथरूम की फर्श पर थूक दी। उस चीज को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सफेद फर्श पर इंसानी हाथ की एक कटी उंगली थी और उस उंगली में वही अंगूठी थी जो जमींदार ने अपने नौकर को इनाम में दी थी। उस लड़की का मुंह अभी भी खून से सना हुआ था। यह दृश्य देखकर जमींदार डर के मारे कांपने लगा। उस लड़की ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, जिंदा रहने के लिए मुझे खून की जरूरत पड़ती है। पहले जानवरों के खून से अपनी भूख मिटाती थी, गांव के पालतू जानवरों का खून पी जाती थी। पर एक दिन गांव वालों को पता ही चल गया और मुझे खूब मारा, घायल किया और हाथ पैर बांधकर जंगल में जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए छोड़ गए। और तुम मुझे यहाँ ले आए। पहले सोचा तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊं, पर इरादा बदल दिया और अपनी भूख को बढ़ने दिया। भूख जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसे मिटाने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कल तुम्हारे नौकरों के खून से भूख मिटाई। वो इंसानी खून जानवरों के खून से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। एक अजीब सा नशा है इस खून में। आज के बाद तू मुझे खून ला कर देगा। और याद रख, जिस दिन मुझे इंसानी खून नहीं मिला, उस दिन तेरे खून से अपनी भूख मिटाऊंगी। उस लड़की की बातें सुनकर जमींदार जैसे पागल होने लगा। डर के कारण फटी हुई आंखों से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो इंसान जैसा दिखते हो। जमींदार समझ गया कि वो लड़की इंसान के रूप में खून पीने वाली पिशाचनी थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आसपास के गांव के कुछ लोग अचानक से गायब होते और उनकी लाशों के कुछ हिस्से जंगल में मिलते। लोगों को लगा शायद जंगली जानवर का काम होगा, पर यह रहस्य ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा। उस रात काफी तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही थी। जमींदार ने एक आदमी को बंगले की सफाई के लिए बुलाया था। जमींदार ने उसे एक कमरे की सफाई के लिए जाने को कहा और फिर जो उस आदमी ने देखा, वो किसी तरह जान बचाकर भागा और गांव वालों को इस बात की जानकारी दी। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। लाठी डंडे जलती हुई मशाले लेकर सब उस जमींदार के बंगले की तरफ चले गए। जमींदार के साथ बंगले को भी जलाकर राख करने वाले थे, पर ऐसा हो ना सका। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मसाले बुझ गई, पर लोग रुकने वाले नहीं थे। लोगों से बचने के लिए जमींदार ने घर के सभी लाइट, दिए सब बुझा दिए। उस पिशाचनी को उठाकर वो अपने खुफिया कमरे के अंदर गया। उस वक्त वो पिशाचनी मदहोशी की हालत में थी। लोगों ने दोनों को बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिले। सबको पता था जमींदार बंगले के अंदर ही कहीं छुपकर बैठा है। लोगों ने तरकीब निकाली। घर के सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। हर दरवाजे पर भारी सामान रख दिया और कुछ सामान लूट कर लेकर गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब बंगले का हर दरवाजा बंद था। जमींदार बंगले के भीतर उस पिशाचनी के साथ था। भूख प्यास से बिलबिलाता वो जमींदार दरवाजा पीटता, पर सुनने वाला कोई नहीं था। पिशाचनी की भूख भड़क गई।
उसने जमींदार को खाना शुरू किया। पहले उसके पैर तोड़कर उसी के सामने खा गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रेंगता हुआ उससे दूर जाकर अपनी जान बचाता रहा, पर अगले कई दिनों तक उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती रही। और कुछ दिन बाद जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने खुद के ही शरीर के अंग खाना शुरू किया। अपना बायां हाथ दांतों से नोच नोच कर खा गई और आखिरकार उस पिशाचनी ने लड़की के शरीर को छोड़ दिया, पर इसी बंगले में कैद होकर रह गई। आज तक वो पिशाचनी उसी बंगले में कैद है। वो पिशाचनी एक मासूम लड़की का शरीर तलाश रही है ताकि बंगले से बाहर निकल सके। और सिर्फ पिशाचनी नहीं, बल्कि उस जमींदार का भूत भी इसी घर में घूमता रहता है। रात होते ही मौत का भयानक खेल शुरू हो जाता है। बंगले के भीतर हर अंधेरे कोने में उसकी मौजूदगी है। इसी वजह से उस जगह सिर्फ दिन के उजाले में ही जाना सुरक्षित है, पर दिन के उजाले में भी कितना सुरक्षित है ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये उन्हीं का इलाका है। साथ ही साथ वहां मरे हुए इंसानों की रूहें भी भटकती है और वो उन पिशाचनी और जमींदार की आत्माओं के कब्जे में है। इंस्पेक्टर साहब की वो बातें सुनैना के दिमाग में नशे की तरह घुल रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू की। उसे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कहीं से आने वाली हल्की धुंधली सी रोशनी उसकी नजरों के सामने नाच रही थी। उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोली, पर जो देखा उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जख्मी हालत में अस्पताल के बेड पर थी। आईसीयू के उस कमरे के आधे खुले दरवाजे पर लगी कांच से बाहर खड़े इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदार को वो देख सकती थी। वह बंगले के रहस्य के बारे में बात कर रहे थे। सचिन उसके बेड पर ही बगल में बैठा था। सचिन को भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी, पर वो ठीक था। शायद वो दोनों किसी तरह बच गए थे। बेड पर पड़ी सुनैना फूट फूट कर रो रही थी। वो खौफनाक मंजर, वो बेबसी, वो डर उसने जो बर्दाश्त किया था, वो याद आते ही बदन सिहर उठता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। पर वो उस डरावनी जगह से बचकर निकली। वो जिंदा थी, इसकी खुशी सुनैना को सबसे ज्यादा हो रही थी। सचिन का हाथ पकड़कर रोते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर सिसक कर रोने लगी। खुशी, जिंदा बचने की खुशी। आंखों से बहने वाले वो खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, सचिन, मुझे माँ से मिलना है। पर सचिन का कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली और सर से पांव तक सिहर उठी। एक झटके में दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसने नजरें अपने चारों ओर घुमाई। वह अभी भी उसी घर के किसी अंधेरे कमरे में पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर देखा था। तो फिर एक ही पल में सब कुछ कैसे बदल गया? वो सोच में पड़ गई और तभी सचिन की कही हुई बात याद आ गई। ये छलावा हमारे दिमाग के साथ खेलेगा, जैसे खूंखार जानवर अपने शिकार को खाने से पहले खेलता है। उसने जैसे तैसे अपने डर पर काबू रखा और आसपास नजरें घुमाने लगी। उस जगह काफी अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज ऊपर से आ रही थी। मतलब वो किसी तहखाने में फंसी थी। वो जिस भी जगह फंसी थी वहां पर सड़े हुए मांस की दम घुटने वाली बदबू के साथ ही मधुमक्खियों की धूं धूं वाली आवाज भी उसके कानों को अपाहिज बना रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। कहीं एक झरोखे से आने वाली धुंधली सी रोशनी में उसने अपने आजू बाजू हाथ से टटोलने की कोशिश की, पर कुछ गाढ़ा चिपचिपा जैसा पदार्थ उसके हाथों पर चिपकने लगा। उसने ठीक से देखा तो उसके पैरों के पास जमीन पर कोई पड़ा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और दोबारा से खोली। अब कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पर लगा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ सड़ा हुआ मांस खाने वाले कहीं सफेद लार्वा कीड़े रेंगते हुए उसके हाथ के ऊपर फैल रहे थे। उसने जोर जोर से अपना हाथ झटका, तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक लाश पर गई। गौर से देखा तो वहां उसके दोस्त सचिन की लाश थी। मौत के बाद भी सचिन की खुली आंखों से मौत का खौफ, एक अजीब सा डर था जो उसने मरने से पहले महसूस किया होगा। उसकी खुली हुई आंखें देखकर डर के मारे थोड़ी पीछे सरक गई, पर किसी चीज से टकराई। कोई चीज उसके हाथ लगी। अंधेरे में हाथ से टटोलते हुए उसने वो चीज उठाई तो वो डिजिटल कैमरा था राहुल का। अपने डर को अंदर ही अंदर दबाते उसने मुड़कर देखा तो उसका बचा खुचा हौसला भी टूटकर बिखर गया। पीछे राहुल की लाश पड़ी हुई थी।
वह खौफनाक नजारा देखकर मानो उसके दिमाग में हजारों लाल चींटियों ने दौड़ना शुरू किया। तभी उसके कानों पर एक आवाज आई। आवाज, जानी पहचानी आवाज। उस आवाज ने मानो उसके होश उड़ा दिए। अपनी सांसें रोककर उस आवाज को सुनने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो पुलिस के कार के सायरन की आवाज थी। मतलब पुलिस उसे ढूंढती हुई इस जगह पर आई थी, पर उन्हें कोई नहीं मिला। पुलिस की कार अभी भी बंगले के बाहर ही थी, जो कुछ ही देर में चली जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चीखने लगी, पर जोर से होने वाले सायरन की आवाज से उसकी आवाज पुलिस तक नहीं पहुंची। उस छोटे झरोखे से आने वाली हल्की रोशनी से बाहर देखा तो बंगले के गेट के पास पुलिस वैन के पास एक और गाड़ी में मुंह पर मास्क पहनी एक लड़की दिखी। सुनैना ने झट से पहचान लिया, वो राधिका थी। मतलब राधिका ने पुलिस को सब कुछ बताया था और वही पुलिस को यहां पर लेकर आई थी। राधिका को कार में बैठा देखकर तहखाने के अंदर फंसी सुनैना जोर जोर से चीखने लगी, पर पुलिस के सायरन की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज आ रही थी। लेकिन राधिका उस झरोके की ओर देखते हुए अपनी कार से नीचे उतरी। जमीन के एक हिस्से पर गौर से देखते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उस झरोखे से बाहर देखती हुई सुनैना समझ गई कि राधिका ने उसकी आवाज सुन ली है। सुनैना रोते हुए हाथ जोड़कर उसकी तरफ आती राधिका को देखे जा रही थी। पुलिस को ना सही, पर शायद राधिका को सुनैना की चीख सुनाई दी थी। मगर राधिका को इस तरह बंगले की ओर चलता देखकर वैन में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार भी राधिका की तरफ ही देखने लगे। पुलिस वाले भी ये समझ नहीं पा रहे थे, इतनी रात में चुपचाप अपनी कार में बैठी राधिका उस बंगले की तरफ क्यों जा रही है। पर राधिका को इस तरह आते देखकर सुनैना के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से लगातार रो रही थी। उस झरोखे के पास आकर राधिका जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसी जगह देखने लगी जहां से सुनैना बाहर देख रही थी। राधिका ने जमीन पर गिरी पेड़ की सूखी पत्तियों को हाथ से सरकाया। इंस्पेक्टर और हवलदार अभी भी उनकी तरफ पीठ करके जमीन पर घुटनों के बल बैठी राधिका को ही देख रहे थे। सुनैना अब अंदर से उसे जोर जोर से आवाजें देने लगी। राधिका ने अपने मुंह का मास्क हटाया। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। सभी के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। आवाज आ रही थी तो केवल पुलिस वैन के सायरन की। राधिका ने धीरे से जमीन पर पड़ा वो रुमाल उठाया और रोती हुई तेजी से दौड़ती हुई पुलिस वैन की ओर आने लगी और इंस्पेक्टर साहब को अपने हाथ में लिया वो रुमाल दिखाते हुए राधिका बोली, इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये रुमाल मैंने सचिन को गिफ्ट किया था, हम दोनों का नाम लिखकर। मैंने आपको कहा था वो सब इसी बंगले में राहुल को ढूंढने आए थे, प्लीज कुछ कीजिए सर। राधिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए टाइम बताया और पुलिस वैन की दूसरी तरफ एक बोर्ड पर लिखी सूचनाएं पढ़ने को कहा। राधिका रोती हुई अपनी कार में बैठी। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। राधिका की कार जंगल के कच्चे रास्ते से बाहर निकलने लगी। उसकी कार की तरफ देखते हुए हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सर, मैंने किसी की चीख सुनी थी। चीख तो मैंने भी सुनी और इसीलिए मैंने तुम्हें सायरन की आवाज बढ़ाने को कहा ताकि वो चीखें राधिका ना सुन सके। लेकिन सर, वो चीखें किसकी थी? वो सुनैना की चीख थी। क्या? दोनों हवलदार हक्का बक्का रह गए। देखो, सालों से इस घर में कैद वो पिशाचनी यहाँ से निकलने के लिए एक लड़की का शरीर ढूंढ रही है और सुनैना इस घर में रही। इसका मतलब अब तक उस पिशाचनी ने सुनैना के शरीर को अपना घर बना लिया होगा। सुनैना को यहाँ से निकालना मतलब एक भूखे भेड़ियों को मासूम बकरियों के बीच खुला छोड़ देना। सुनैना का इस घर में फंसकर रहने का मतलब है कि वो पिशाचनी भी यहाँ पर कैद रहेगी। इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनकर सभी ने उस बंगले पर नजर डाली। सायरन बजाते हुए पुलिस की कार उस जगह से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। पूरे इलाके में गहरा सन्नाटा होने के कारण सायरन की आवाज काफी तेज और दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस की कार को इस तरह दूर जाता देखकर सुनैना जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो उसी हॉल के नीचे बने तहखाने में थी, पर उसके बाहर निकलने वाले दरवाजे पर बड़ी सी अलमारी रखी थी। उसे लगा शायद पुलिस के सायरन की आवाज में उसकी आवाज कहीं दब कर रह गई है। पुलिस की कार थोड़ी आगे गई। पुलिस के सायरन की आवाज भी अब धीरे धीरे आनी बंद हो गई। यहां से निकलने का इकलौता रास्ता भी उसके लिए बंद हो गया था। अब जमीन पर लेटी सुनैना उस झरोखे की तरफ देखते हुए सिर्फ आंसू बहा रही थी।
झरोखे से देखने वाली कुछ कुछ रोशनी भी अब पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो गई। जमीन पर लेटे उसे वो पल याद आ रहा था। कुछ देर पहले राधिका उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। राधिका ने जमीन पर पड़ा रुमाल उठाकर गौर से उस झरोखे से अंदर देखते हुए मुंह पर लगा मास्क हटा दिया और थोड़ी मुस्कुराई। राधिका की वो हंसी देखकर सुनैना सन्न रह गई। हंसते वक्त राधिका के बाहर निकलने वाले वो नुकीले दांत देखकर सुनैना की रूह कांप गई। एक अजीब सी नजर से उसने झरोखे से अंदर सुनैना की तरफ देखकर कहा, जिस दिन तुम अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, उसी वक्त तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना था, मगर तुम्हारा ऑरा बेहद शक्तिशाली है, इसीलिए तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ कमजोर दिल की डरी सहमी लड़कियों के शरीर पर ही कब्जा कर सकती हूँ, और तुम्हारी दोस्त राधिका बड़ी मासूम है, और उसी मासूमियत का फायदा उठा के मैंने इसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया, और अब इस हवस से भरी दुनिया में अपना शिकार किस तरह ढूंढ कर जिंदा रहना है ये मुझे पता है। पर आज रात बिना रोशनी के तू इस जगह कैसे जिंदा रह पाएगी? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने सुनैना की तरफ देखते हुए फिर कहा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ, ये लो। राधिका ने उस छोटी सी जगह से अंदर सुनैना की तरफ एक माचिस की डिबिया सजाई और रुमाल उठाकर चली गई। राधिका की हर एक बात उसके दिमाग में किसी नुकीले चाकू की तरह चुभने लगी, जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। पूरी तरह से बेबस लाचार होकर सुनैना छत पर नजरें गड़ाए जमीन पर पड़ी थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, वैसे वैसे उसी काली अंधेरी सी एक अजीब सी आवाज आने लगी, पर अब उस तरफ देखने की सुनैना में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। राधिका ने दी हुई माचिस की डिबिया वहीं पास जमीन पर पड़ी थी, और पास ही में एक आधी जली मोमबत्ती। अंधेरे से रेंगते हुए घसीटने की आवाजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे उसने खुद को फिर से संभाला। वो अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। अंधेरे से आने वाली वो डरावनी खौफनाक आवाजें काफी तेज हो गई, जिसकी वजह से वो लगातार फूट फूट कर रो रही थी। उसने मोमबत्ती अपने हाथ में ली और बाजू में पड़ी वो माचिस की डिब्बिया उठाई और खोली, पर उसमें एक भी तीली नहीं थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।